देखो भाई, हम पढ़ चुके रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शन जो केवल हमारा फॉर्मिक एसिड ही देता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH। तो ये जो अब रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जिसके अंदर जो भी रिएक्शन है वो सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही देता है, इसके अलावा कोई और एसिड ये वाली रिएक्शन नहीं देगा। तो इसके अंदर जो जो रिएक्शन आती है वो हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तब हम हमारे फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं COOH। तो इसके ऑक्सीडेशन पे हमें मिलता है एक अनस्टेबल कंपाउंड COOH। ये कैसे हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है जो किसके अंदर टूट जाता है? हमारा CO2 प्लस वाटर के अंदर, क्योंकि आपको पता है एक कार्बन पे कभी भी दो OH ग्रुप नहीं आते। क्या होता है? वाटर रिमूव होता है तो क्या बन जाता है हमारे पास? CO2 प्लस H2O। और इस अनस्टेबल कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड होता है वो टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। जैसे कि एल्डिहाइड करते हैं हमारे टॉलरेंस फैलिंग को। आप ये टेस्ट लगाते हो, एल्डिहाइड के टॉन्स के अंदर पढ़ा था। तो ऐसे ही सिमिलरली ये भी हमारे क्या करते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट को अंदर सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है और फैलिंग सॉल्यूशन के केस में हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं। देखो रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले देखते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है आपका? टॉलरेंस रिएजेंट होता है आपका अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और बनता क्या है हमारे पास? जो कॉम्प्लेक्स ऑब्टेंड होता है दोनों के इस टॉलरेंस रिएजेंट से वो होता है AgNH3 की ट्वाइस प्लस। तो जैसे हम फॉर्मिक एसिड इसके पास साथ डालते हैं HCOOH, क्या होती है भाई हमारे पास? अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ऐसे बेसिक मीडियम होता है। तो CO2 प्लस H2O इवॉल्व होती है। साथ में ये हमारे Ag पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है Ag के अंदर। तो यहाँ से दो Ag के मॉलिक्यूल मिलते हैं और साथ में अमोनिया। ठीक है, तो इस सिल्वर की वजह से हमें सिल्वर मिरर इमेज मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो थी ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा। सिमिलरली हमारे फैलिंग सॉल्यूशन को, फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ में हमारा सोडियम पोटाशियम टाइट्रेट। क्या होता है इसके अंदर? कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होता है कॉपर पॉजिटिव के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन 2 पॉजिटिव प्लस 4 OH नेगेटिव। ये रिड्यूस हो जाएगा CO2 प्लस 3 H2O साथ में Cu2O। क्या मिलता है भाई हमारे पास? रेड प्रेसिपिटेट इसके ऑब्टेन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रिएक्शंस। तो जो फॉर्मिक एसिड है वो टॉलरेंस और फैलिंग को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा टॉलरेंस या फैलिंग को रिड्यूस नहीं करता है। हमारे एल्डिहाइड्स के लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी ये नहीं देते। उसके अलावा जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारा पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, इन सभी को भी रिड्यूस कर देता है। तो क्या, फॉर एग्जांपल HCOOH क्या डाल रहे हो आप? KMnO4 डाल रहे हो। एसिडिक मीडियम रिक्वायरमेंट होती है हमें H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो 3 H2SO4 यूज़ करोगे, क्या मिलता है आपको? तो क्या होगा हमारा जो मैग्नीज है वो कि MnSO4 साथ में K2SO4 और वाटर, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। तो क्या कर देता है हमारे पोटाशियम परमैंगनेट को रिड्यूस कर देता है। सिमिलरली हमारे पोटाशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस कर देता है और ऐसे ही आपके मर्क्यूरी क्लोराइड को, तो जो HgCl2 है उसे Hg2Cl2 के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। रिएक्शन लिख लो, COOH HgCl2 था, इसके अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं Hg2Cl2 HClCO2। रिएक्शन अपनी बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो ये रिएक्शन केवल फॉर्मिक एसिड के केस में मिलती है और किसी एसिड के केस में हमें रिएक्शन नहीं मिलेगी। सेकंड जो हमारा फॉर्मिक एसिड है ये करते हैं रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो रिएक्शन विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा हमें? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो HCOOH, तब H2SO4 डालोगे, क्या होता है भाई? CO प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, ये थी इसकी सेकंड रिएक्शन जो फॉर्मिक एसिड की स्पेसिफिक रिएक्शन है। थर्ड हमारे पास है एक्शन ऑफ हीट
ऑन सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट लेना है हमने, सोडियम फॉर्मेट क्या हो जाएगा HCOON, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका एक और मॉलिक्यूल लोगे, इसको तो हीट करोगे आप 650 केल्विन से अबाव हीट करनी है, तो क्या मिलेगा हमें भाई CONA डाइमर की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या मिलेगा सोडियम ऑक्जेलेट। इसका नाम क्या है भाई सोडियम ऑक्जेलेट। तो ये थी रिएक्शन जो हमारा केवल फॉर्मिक एसिड ही शो करेगा। तो ये सारी हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कार्बोक्सिलिक एसिड की वो हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ या कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग पढ़ चुके हो कि हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर के होते क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन लूज करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो कैसा होता है हमारा रेजोनेटिकली स्टेबलाइज्ड होता है, तो इस वजह से इजीली H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं। तो एसिडिक नेचर के होते हैं, पढ़ चुके हो ये सारी बातें। RC⋯COH, इसके अंदर तब आप डालते हैं वाटर, क्या होता है भाई वाटर प्रोटोनेट हाइड्रोजन H3O पॉजिटिव, और साथ में RCOO नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सब पता है। अब इसके लिए अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो? Kc = H3O पॉजिटिव RCOO नेगेटिव और अपॉन RCOOH H2O। आप तब अगर वाटर को एक्सेस में लेते हो तो वो एक्सेस में जो चीज़ ली जाती है उसे इसकी कंसंट्रेशन 1 मान लेते हो, तो H3O पॉजिटिव RCOO नेगेटिव RCOOH, ये होता है हमारे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर जनरली आप इसे क्या बोल सकते हैं एसिडिटी कांस्टेंट। अब इसके लिए इसे एसिडिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, तो Ka से भी इसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो हमारा एसिडिटी कांस्टेंट है Ka, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H3O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा H3O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज़्यादा हमारे Ka की वैल्यू होगी, और जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। तो अगर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कंपेयर करना हो तो आप इसकी Ka की वैल्यू देखोगे, Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर pKa की बात की जाए तो pKa क्या हो जाता है हमारे पास माइनस log Ka, तो pKa की वैल्यू जितनी कम उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो हमारे HClHNO3 इस टाइप के जो एसिड्स होते हैं इनके लिए Ka की वैल्यू आती है हमारी, तो जो हमारे मिनरल एसिड हो गए जैसे HCl HNO3 H2SO4, इन सब के लिए जो Ka की वैल्यू होती है वो हमारी लाई करती है एटलीस्ट 10⁻6 से 10⁻9 के बीच आती है। लेकिन जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके लिए वैल्यू आती है 10⁻4 से 10⁻5 तक। तो इनकी वैल्यू बहुत कम हो गई, उनसे Ka की वैल्यू तो कम हो गई। तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस मिनरल एसिड्स। उसके बाद pKa की वैल्यू बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में आप पढ़ चुके हो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपने एसिडिक स्ट्रेंथ तो मैंने कराई थी, उस टाइम भी करवा दिया था कि अगर हमारे पास क्या हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, सिंपल देखो कैसे क्या बनता है RC⋯O नेगेटिव, तो अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, तो क्या करेगा भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इससे खींचेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके इसके साथ लगा देते हो कार्बन के साथ, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है इंक्रीज। इसके ऑपोजिट अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को डोनेट करेगा, इसके ऊपर इस नेगेटिव चार्ज की जो चार्ज डेंसिटी है उसे और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और जितनी ज़्यादा इस चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा उतना ही ज़्यादा इसे अनस्टेबलाइज कराएगा, और अगर अनस्टेबलाइज कराएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपके पास आपने देखना है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज, आपको पहले भी करा दिया था ये। तो सिंपल एलिफेटिक एसिड्स के केस में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद बात आती है हमारे पास एरोमेटिक एसिड्स की।